हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे 10th क्लास के आपदा प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का सारे लिंक दे दूंगा। आप लोग जाएं उस वीडियो को भी देखें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, जो छात्र नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख, यहाँ पे भूकंप होगा, आप लोग मिस प्रिंट हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। भारत के यहाँ पे क्या होगा? भूकंप। भूकंप क्षेत्र विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर में जो आकस्मिक हलचल होते हैं उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्यक्ष अखिल से मापते हैं। भारत को निम्नांकित भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए उस क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं। आपका पहला नंबर में है जोन 1। इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठारी भाग आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा आप लोगों के सामने कि भारत के दक्षिणी पठारी भाग कौन सा जोन में आते हैं। तो आपके ऑप्शन में होंगे जोन 1, तो आप लोग जोन 1 लगा दीजिएगा, जहां भूकंप का खतरा नहीं होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जोन में भूकंप का खतरा नहीं होता है, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन में जोन 1। अब देखिए, दूसरा है जोन 2। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है। कहाँ पे? जोन 2 में। यहाँ पे जो है भूकंप की तीव्रता कम होती है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं। कौन सा? मैदानी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जोन तीसरा अर्थात जोन नंबर 3 तीसरा पॉइंट में है। इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। किसका किसका? गंगा सिंधु का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं जोन 3 में। क्लियर है? अब देखिए, जोन 4 चौथा पॉइंट में है। जोन 4 इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह, यह सब इस क्षेत्र अर्थात भूकंप के अधिक खतरनाक क्षेत्र होते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप का खतरा जो है कौन सा क्षेत्र में होता है? जोन 4 में होता है। कौन सा जोन में? जोन 4 में होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कौन से जोन के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में रहेगा जोन 4, तो जोन 4 लगा देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग कौन सा जोन में आता है, तो जोन हम लोग 4 लगाएंगे, ठीक है। असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप जो है समूह, यह सब क्षेत्र कौन से जोन में आते हैं? 4 में आते हैं। और यह जो है आपका जोन 4 खतरनाक क्षेत्र माने जाते हैं। अब देखिए, जोन 5 यहाँ पे अंगा होगा अर्थात 5 होगा। तो जोन 5 इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, तो गुजरात का कच्छ प्रदेश कौन सा जोन के अंतर्गत आता है? जोन 5 के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर्वतीय भाग, सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं कौन सा क्षेत्र में? जोन 5 के क्षेत्र में, जो भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र माने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि भूकंप के सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा जोन माना जाता है, तो जोन 5 लगाएंगे। और इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं कि भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन में रहेगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में रहेगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में रहेगा उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें सभी। तो हम लोग इनमें सभी कर देंगे। ये सभी के सभी जो है भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र हैं जो जोन 5 में आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ
प्रदेश शामिल हैं। इसे जोन 5 में रखा गया है। ठीक है, जोन 5 में किसे रखा गया है? बिहार एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात कच्छ प्रदेश शामिल हैं इसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करें या उल्लेख करें। जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। पॉइंट नंबर 1, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। अगर भूकंप रोधी हम लोग निर्माण करेंगे मकान का तो भूकंप में खतरा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। अगर भूकंप आए तो अगर घर में हैं तो भूकंप आए तो हमें चौकी के नीचे या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जान बचने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है और कभी भी हानि नहीं पहुंचती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय का उल्लेख करें। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। हम लोग लिख देंगे आगे, निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, भवनों को आयताकार होना चाहिए। जो भवन है, जो हम लोग घर का निर्माण करते हैं वह आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होना चाहिए। यानी कंक्रीट से जो हम लोग मकान बनाते हैं उसका कॉलम होना चाहिए और कंक्रीट उसमें दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, नींव मजबूत और भूमिरोधी होना चाहिए। जो नीचे होते हैं, ज़मीन से जो मकान के ईंट लगे होते हैं वह जो है मजबूत होना चाहिए और भूकंप रोधी, जो भूकंप आए तो वह सहन कर सके, इस प्रकार से मजबूती के साथ बनाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप रोधी होना चाहिए। 5वां नंबर प्रश्न है, चक्रवात किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। 6ठा नंबर है, ओलावृष्टि किसे कहते हैं? वर्षा के साथ साथ बर्फ के टुकड़ों की बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। जब वर्षा होता है, जब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं पत्थर, है ना, और हम लोग जो है शहरी भाषा में बोलते हैं ओलावृष्टि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओलावृष्टि कहते हैं। और खरीफ फसलों के समय ओलावृष्टि से फसल की बर्बादी होते हैं। जिस समय देखिएगा, जिस समय मक्का लगा होता है उस समय ज़्यादातर ओलावृष्टि होती है और किसानों को जो है इस ओलावृष्टि का जो है सामना करना पड़ता है फसलों को, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलावृष्टि क्या है, इसके आर्थिक दुष्परिणाम को बताएं। जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे संपन्न होती है तब वाष्प हिमकणों के रूप में मटर के आकार से लेकर बड़े बड़े गेंद के आकार में नीचे गिरता है। इसे ही ओलावृष्टि कहते हैं। इससे फसलों एवं पशुधन की भारी क्षति होती है। खड़ी फसलों के अलावे खेत खलिहान में रखी फसल की भी हानि होती है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है, 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखानों से रिसने वाली किस गैस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई थी? देखिए इसका आंसर है 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखानों से रिसने नहीं होगा, या घिसने या रिसने कुछ भी हो सकता है, रिसने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC गैस के निकलने से भयंकर दुर्घटना हुई थी। क्लियर है? देखिए 9वां नंबर प्रश्न है,
वज्रपात किसे कहते हैं? वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य मर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं और पेड़ों की डालियां भी टूट जाती है। 10वां नंबर प्रश्न है, संचार उपग्रह के क्या कार्य हैं? ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में सत्यापित रेडियो रेल स्टेशन ही हैं। इसको हम लोग सेट फोन भी बोलते हैं और सेट कामस भी बोलते हैं या काम सेट्स भी बोलते हैं। इसे सेट काम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल सी कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोंडर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, केबल टूट जाना, अर्थात जो तार होते हैं, केबल होते हैं, वह टूट जाना। पॉइंट नंबर 2, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। पॉइंट नंबर 3, 4 भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना इत्यादि। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, हेम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए। इसे एम्यूचर के नाम से जाना जाता है। हेम रेडियो का दूसरा नाम क्या है? एम्यूचर, ठीक है ना। इसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसके संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता जनरेटरों या बैटरियों के द्वारा पूर्ति किया जाता है। हेम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में किया जाता है और इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपदा के दौरान सूचना के प्रेषण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये क्वेश्चन 12वां नंबर लास्ट था। मैं आगे भी और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपदा प्रबंधन से। फिलहाल जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।